morning, students. Today I am going to teach you हिस्ट्री चैप्टर 2. फर्स्ट चैप्टर इसके पहले आप पढ़े हैं. दूसरा चैप्टर है हाउ द कंपनी एस्टेब्लिश्ड पावर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश रूल कैसे स्थापित हुआ, और फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का मतलब है व्यापार से भूभाग तक या साम्राज्य तक. आप अच्छी तरह जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड करने के लिए आई थी, जो ब्रिटिश की एक कंपनी थी. मुगल एम्पायर जिस समय जहांगीर था, 1609 में ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 रिप्रेजेंटेटिव आए थे और मुगल बादशाह ने उन्हें भारत में ट्रेड करने के लिए परमिशन दिया. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य ट्रेड करना नहीं बल्कि भारत में साम्राज्य स्थापित करना था. इसलिए जब तक मुगल एम्पायर, मुगल बादशाह पावरफुल रहे, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ ट्रेड करती थी, टैक्स पे करती थी. और जैसे ही मुगल एम्पायर कमजोर हुआ, आफ्टर औरंगजेब मुगल एम्पायर कमजोर हो गया और उसके बाद धीरे धीरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ. और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से भारत के भाग्य विधाता बन गई. भारत पर उन्होंने अधिकार कर लिया, अपना शासन स्थापित कर लिया. उस पूरे प्रोसेस को इस चैप्टर में समझाया गया है. सबसे पहले 1651 में इसकी शुरुआत होती है. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भारत में व्यापार करने में यूरोपीय कंपनियों को काफी मुनाफा था, क्योंकि भारत से चीप रेट में, सस्ते दर में कॉटन टेक्सटाइल, मसाले, हीरे जवाहरात, ये सब प्रचुर मात्रा में भारत में मिलते थे. ईस्ट इंडिया कंपनी इन चीजों को भारत से ले जाती थी और यूरोपियन मार्केट में ज्यादा दामों पर उन सारे सामानों को बेचती थी और इससे उनको प्रचुर मुनाफा होता था. दे रेगुलरली अटैक ईच अदर शिप्स. लेकिन इसमें ब्रिटिश अकेले नहीं थे, उनके और भी प्रतिद्वंदी थे. पुर्तगीज, फ्रेंच और डच. फ्रांस की कंपनी, हॉलैंड जो अभी नीदरलैंड कंट्री है, वहां की डच जाति वहां रहती है, तो डच कंपनी और पुर्तगाली कंपनी, ये तीनों ने भी, इन 3 देशों ने भी भारत में ट्रेड करने के लिए अपनी अपनी कंपनियां स्थापित करती थी. चूंकि भारत से व्यापार में काफी लाभ था, इसलिए ये तीनों कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इस कोशिश में रहती थी कि एक दूसरे को व्यापार में मात दे सके. इसलिए अक्सर ये तीनों कंपनियों के जो पानी के जहाज होते थे, शिप्स होते थे, उन पर ये लोग सेना भी लेके चलते थे और एक दूसरे के जहाजों पर अटैक भी करते थे. इससे ब्रिटिश कंपनी ने ये सोचा कि यदि भारत के क्षेत्र पर, भारत के भूभाग पर, टेरिटरी पर उसका अधिकार हो जाए, तो बाकी विदेशी कंपनियों को वह भारत में व्यापार करने से रोक सकती है. इसी उद्देश्य से ब्रिटिश कंपनी ने प्रयास किया कि वह भारत में अपना अधिकार स्थापित करे. इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है 1651. ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता के नजदीक हुगली नदी के किनारे अपनी फैक्ट्री स्थापित. यहाँ फैक्ट्री का मतलब कारखानों से कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने वाला फैक्ट्री नहीं था, बल्कि कंपनी का एक्चुअल में जो गोडाउन होता था, जहाँ वो व्यापार खरीदे गए सामानों को रखते थे और वहां से विदेशों में अपने देश में ले जाते थे, उसी प्लेस को फैक्ट्री नाम दिया गया. तो ये फैक्ट्री पहला जो उनका ट्रेड सेंटर, उनको मान के चलिए कि पहला जो व्यापारिक केंद्र था, वो 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थापित हुआ. उसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने उस प्लेस को सिक्योरिटी के नाम पर चारों तरफ से फोर्टिफाइड करना शुरू किया, किलाबंदी करनी शुरू की.
और अपने फैक्ट्री की सुरक्षा के नाम पर वहां सेना भी रखना शुरू किया, यानी धीरे धीरे उस एरिया में अपने पावर को कंसोलिडेट कर रही थी। 1696 तक आते आते ब्रिटिश व्यापारी ने वहां लोगों को, जो लेबर उनके फैक्ट्री में या उनके गोडाउन में या ट्रेड सेंटर में काम करते थे, उन लोगों को वहां बसाना भी शुरू किया। और मुगल अधिकारी, चूंकि औरंगजेब के अंतिम दिनों में आते आते मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, इसलिए भ्रष्टाचारी हो गए थे मुगल अधिकारी। मुगल अधिकारियों को लोग देके, लालच देके 3 गांवों को खरीदा, 3 विलेज को, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसमें एक विलेज था काली तला, उसका नाम था, आपने लिखा हुआ है, दिस विलेज वाज कालीकाता, गोविंदपुर एंड सटनुटी। और इन 3 गांवों को मिला के आज का जो कलकत्ता शहर है, जिसको हम कोलकाता कहते हैं, वह शुरू में एक विलेज था और यही 3 विलेज थे। और उन तीनों विलेज को खरीद करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन तीनों गांवों को खरीद लिया मुगल अधिकारियों से और एक कलकत्ता शहर वहां पे बसाया। अब आपके बुक में ये लिखा है, कंपनी ऑल्सो गॉट मुगल एम्पेरर औरंगजेब टू इशू ए फरमान ग्रांटिंग इट ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट्स। हालांकि इस बुक में औरंगजेब लिखा है, लेकिन ये औरंगजेब नहीं है। 17 एक घटनाक्रम कैसे बदलता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद फर्रुख सियर भारत का मुगल एम्पेरर बनता है। 1717 में 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना टैक्स दिए बंगाल में ट्रेड करने की अनुमति प्रदान कर दी, जिसे फर्रुख सियर का फरमान कहा जाता है। ये 1717 में फर्रुख सियर फरमान कहते थे मुगल बादशाह के आदेश को, उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बगैर टैक्स दिए हुए भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। कुछ इतिहासकारों ने फर्रुख सियर के इस फरमान को भारत की गुलामी के तरफ उठने वाला फर्स्ट स्टेप बताया है। यहीं से, इसी फरमान के द्वारा भारत ब्रिटिश के गुलाम होने के तरफ अपना पहला कदम उठाया। उसके बाद कलकत्ता शहर जो आज का है, वहां पे जब उसका पूरा ट्रेड सेंटर स्थापित हो गया, तो फिर ईस्ट इंडिया की कंपनी बंगाल प्रांत के तरफ उसकी नजर गई और बंगाल प्रांत से ही उसने अपना अधिकार करना शुरू किया। आज तो उस समय का जो बंगाल है वह आज का हमारे देश का वेस्ट बंगाल स्टेट और हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, ये दोनों को मिला के एक बंगाल प्रोविंस था ब्रिटिश के समय, ब्रिटिश के पहले भी, मुगल पीरियड में भी। तो यह भारत का सबसे बड़ा प्रोविंस था और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मामले में बहुत ही रिच प्रोविंस था। इसलिए ब्रिटिश ने सबसे पहले बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित किया। अब कैसे बंगाल पर उनका अधिकार स्थापित किया, इसमें पढ़ना है हाउ ट्रेड बिकेम द कॉज ऑफ बैटल्स, कैसे व्यापार युद्ध का कारण बन गया। अब बंगाल के इतिहास के बारे में आप पढ़ें तो औरंगजेब के मृत्यु के बाद धीरे धीरे जितने भी प्रोविंस थे वो मुगल के कंट्रोल से बाहर होते चले गए और 1740 में 1740 ईस्वी में बंगाल ने अपने को मुगल कंट्रोल से बाहर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया और मुर्शीद कुली खान, नाम आप याद रखेंगे, मुर्शीद कुली खान डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। और मुर्शीद कुली खान ने अपने को बंगाल का स्वतंत्र नवाब घोषित कर लिया और बंगाल पर स्वतंत्र रूप से शासन चलाने लगा। मुर्शीद कुली खान ने उनके बाद, मुर्शीद कुली खान के बाद उनका पुत्र अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना और उसका भी संबंध ब्रिटिश कंपनी से अच्छा नहीं था।
क्योंकि ब्रिटिश कंपनी नवाब के कार्य क्षेत्र में हमेशा दखल देती रहती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था बंगाल पर अधिकार स्थापित करना, इसलिए नवाब को अक्सर अपमानित करने या उनको परेशान करने का काम करती थी। लिखा है कि दे ऑल्सो डिड नॉट गिव द कंपनी द राइट टू मेन क्वाइंस एंड स्टॉपेज इट। अब विवाद शुरू हुआ सिराजुद्दौला के समय। वर्दी खां के मरने के बाद उसका पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला एक साहसी और इंडिपेंडेंट नवाब था। वह अपने टेरिटरी बंगाल को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहता था, इसीलिए सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये आदेश भेजा कि 1717 का जो फरूख सियर का फरमान है वह अब बंगाल में लागू नहीं होगा, क्योंकि बंगाल अब मुगल एम्पायर का हिस्सा नहीं है। इसलिए इफ यू हैव वांट्स टू ट्रेड इन बंगाल देन यू हैव टू गिव द टैक्स। कि यदि आप बंगाल पर व्यापार करना चाहते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको बिना टैक्स दिए व्यापार करने की अनुमति बंगाल में नहीं मिलेगी। यही सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का कारण हुआ और इस विवाद के कारण सिराजुद्दौला ने कंपनी को डिफरेंट फरमान भेजे। द कंपनी रिटेन बाय एक्यूजिंग द लोकल ऑफिसर ऑफ रूलिंग द कंपनीज ट्रेड बाय मेकिंग अनजस्ट डिमांड। दे क्लेम्ड दैट ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वेयर रिमूव्ड। तब ब्रिटिश कंपनी ने ये नवाब को पत्र लिख के कहा कि हम अगर टैक्स खत्म नहीं किया जाएगा तो हमें व्यापार करने में परेशानी है, इसीलिए टैक्स हम नहीं देंगे। लेकिन सिराजुद्दौला टैक्स देने के लिए बिल्कुल न लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो विदाउट टैक्स ब्रिटिश को परमिशन देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और इसी का परिणाम 1757 में द बैटल ऑफ पलासी का युद्ध। यह भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट युद्ध है। यह युद्ध न केवल भारत के फ्यूचर को बदला बल्कि ब्रिटिश कंपनी के शासन को भारत में स्थापित भी कर दिया। सिराजुद्दौला ने अपनी राजधानी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनाई और वहीं पे सिराजुद्दौला का किला भी था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका विवाद बढ़ा तो लिखा है उसने 1756 आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान सिराजुद्दौला वाज क्राउन्ड द नवाब ऑफ बंगाल। द कंपनी ट्राइड टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला राइवल्स टू weaken the Nawab because it wanted a puppet ruler who would give it trade concession and other rights. This angered Sirajuddaulah, who asked the company not to meddle in political affairs, stop further fortification and pay revenue. ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि सिराजुद्दौला के विरोधियों को उकसा करके सिराजुद्दौला के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया। सिराजुद्दौला को जब ये बात पता चली तो उसने कंपनी को किला बनाने से मना कर दिया कि वो आप किलेबंदी नहीं करेंगे और राजनीतिक मामलों में दखल कर देने से भी मना कर दिया कि पॉलिटिकल मामले में आप दखल भी नहीं देंगे। इसके बाद कंपनी और नवाब के बीच समझौते की सारी उम्मीदें समाप्त हो गई। द नवाब मार्च विद 30,000 soldiers and captured the factory at कासिम बाजार situated within a few kilometers of मुर्शिदाबाद। सिराजुद्दौला अपने 30,000 सैनिकों के साथ मुर्शिदाबाद, जहां सिराजुद्दौला की राजधानी थी, वहां से थोड़ी ही दूर पर कासिम बाजार में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री थी। वहां जाकर के सिराजुद्दौला ने उस फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया और वहां जितने भी कंपनी के अधिकारी थे उनको बंदी बना लिया और उनको एक गोदाम में, वेयर हाउस में बंद कर दिया। एंड ब्लॉकेड इंग्लिश शिप्स, और अंग्रेज जहाजों की भी नाकेबंदी कर दी। जितने भी बंदरगाह में अंग्रेज के जहाज खड़े थे उन सारे जहाजों को कैप्चर कर लिया। यह खबर सुन के he then marched on to Calcutta to establish control over the company port there। और कासिम बाजार और मुर्शिदाबाद पर अधिकार करने के बाद
सिराजुद्दौला कलकत्ता की तरफ बढ़ा, जहां की कंपनी का किला था, उस किला पर अधिकार करने के लिए। लेकिन इसी बीच में परिस्थिति बदली। सिराजुद्दौला का जो चीफ कमांडर था मीर जाफर को ब्रिटिश ने लालच दिया कि वह सिराजुद्दौला को हटाने में हमारी मदद करे और सिराजुद्दौला के बाद उसे नवाब बना दिया जाएगा। पपेट रूलर का मतलब होता है कठपुतली नवाब, यानी हमारे इशारे पर काम कर सके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में पपेट रूलर ही चाहती थी, वैसा कठपुतली नवाब जो उसके इच्छा के अनुसार काम कर सके, जबकि सिराजुद्दौला ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। तो उसने उसके प्रमुख सेनापति चीफ कमांडर मीर जाफर को मिला लिया और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की। वह युद्ध ही नहीं लड़ा। अब आप समझ सकते हैं कि यदि किसी राजा या नवाब का प्रधान सेनापति ही दुश्मनों से मिल जाए तो ऐसी परिस्थिति में उसकी विजय हो नहीं सकती। तो मीर जाफर के गद्दारी के कारण, मीर जाफर के धोखा देने के कारण उधर कंपनी के जो अधिकारी थे रॉबर्ट क्लाइव, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी का कमांडर बनाया गया। और रॉबर्ट क्लाइव और की सेना, रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी और सिराजुद्दौला की आर्मी के बीच मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के पलासी नामक जगह पर ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसे बैटल ऑफ पलासी कहा जाता है। क्योंकि पहले ही हमने बताया कि सिराजुद्दौला के चीफ कमांडर को ही अपने तरफ मिला लिया था, इसलिए मीर जाफर के दुश्मनों से मिल जाने के कारण बैटल ऑफ पलासी में सिराजुद्दौला की पराजय। इस तरह बैटल ऑफ पलासी का इंपॉर्टेंस यह भी है कि भारत में मिलने वाली पहली सैनिक विजय थी, कि भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के एक नवाब से युद्ध लड़ा और उसको युद्ध में पराजित किया। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को उसके, जैसा कि कहा गया था, मीर जाफर को अगला नवाब बनाया गया। कंपनी ने ये सोचा था कि मीर जाफर जो है उसके इशारे पर काम करेगा, लेकिन मीर जाफर भी जब नवाब बना तो उसने कंपनी को बहुत सारे कंसेशन देने से मना कर दिया। इसके बाद फिर मीर जाफर को हटा के एक दूसरे व्यक्ति मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब कंपनी ने बनाया। मीर कासिम एक देशभक्त व्यक्ति था। वह सोचता था कि कैसे ब्रिटिश को भारत से बाहर निकाला जाए। इसलिए मीर कासिम ने लखनऊ के नवाब शाह शुजा और दिल्ली के, उस समय जो मुगल वंश का शासन दिल्ली तक ही सीमित रह गया था, तो वहां शाह आलम सेकेंड मुगल एम्पेरर थे। उस समय चूंकि मुगल बादशाह ही देश का ऑथराइज ऑफिशियल रूलर था, इसलिए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और लखनऊ के नवाब, अवध का नवाब जिनको कहा जाता था, शुजा-उद-दौला या शाह शुजा के साथ मिलके ब्रिटिश को भारत से बाहर निकालने का प्लान बनाया। जब मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश मीर कासिम को परेशान करने लगे तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी बिहार के मुंगेर में स्थापित किया। आज का जो मुंगेर है वहां पे मीर कासिम का किला भी है। यदि आप लोगों में से कोई मुंगेर गए हो तो वहां देखे होंगे मीर कासिम का किला है, क्योंकि मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर करके मुंगेर बनाया था। और अवध के नवाब और शाह आलम सेकेंड के साथ मिलके मीर कासिम ने ब्रिटिश को भारत से बाहर निकालने का प्लान बनाया और तीनों की कंबाइंड फोर्स के साथ ब्रिटिश आर्मी का युद्ध 1764 में, जिसे बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है, बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें शाह आलम सेकेंड द मुगल एम्पेरर, शाह शुजा द नवाब ऑफ अवध एंड आर्मी ऑफ मीर कासिम बंगाल का नवाब, तीनों का कंबाइंड फोर्स और ब्रिटिश आर्मी का कमांडर था हेक्टर मुनरो, दोनों के बीच फेमस बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। उस युद्ध में 1764 के युद्ध में बैटल ऑफ बक्सर में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और इन तीनों के कंबाइंड फोर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना हरा देती है। इस तरह पूरे नॉर्थ इंडिया
उत्तर भारत पर, जहां तक मुगल एम्पायर, मुगल बादशाह का प्रभाव क्षेत्र था, लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। उसके बाद मीर कासिम के हारने के बाद फिर ब्रिटिश ने मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया, लेकिन उसको 5 लाख रुपया प्रति मंथ देने उसने कंपनी को 5 लाख एवरी मंथ देने के लिए तैयार हुआ। और मीर जाफर के मृत्यु के बाद 1765 में द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल प्रोविंस। और 1765 में 1765 is the important year of Indian history when British East India Company got the Diwani rights from the Mughal Emperor Shah Alam II. This was known as the Treaty of Allahabad। इलाहाबाद में ये संधि हुई मुगल बादशाह शाह आलम और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच। और उसके बाद ब्रिटिश कंपनी को भारत मुगल सम्राट ने अपना दीवानी राइट्स का मतलब होता है सारे फाइनेंशियल पावर ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया। यानी 1765 के इलाहाबाद की ट्रीटी के अनुसार लीगली, कानूनी रूप से अब मुगल एम्पायर भारत का शासक नहीं रहा, बल्कि कानूनी रूप से अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के रूलर हो गए। दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबोब्स। नवाब शब्द का ही इंग्लिश वर्ड है नबोब। नबोब वैसे लोगों को ब्रिटेन में कहा जाता था जो लोग भारत में, क्योंकि भारत के बारे में आप जानते हैं कि भारत साधन संपन्न बहुत ही रिच कंट्री था। जो भी ब्रिटिश अधिकारी भारत में आते थे वह यहाँ से काफी सारा धन लेके जाते थे। तो लिखा है, हैविंग एक्सपीरियंस द रॉयल एंड लेवलिश लाइफ स्टाइल ऑफ नवाब्स, कंपनी ऑफिशियल आल्सो स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ लिविंग लाइक देम। आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी, कंपनी ऑफिशियल्स अमेस्ड ए ह्यूज फॉर्च्यून। भारत के जो नवाब और राजा होते थे वह बहुत शानो शौकत ले रहते थे, हीरे जवाहरात के मुकुट पहनते थे, धन की कोई कमी नहीं थी, विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, जिनको नवाबी स्टाइल कहा जाता था। और उस समय ब्रिटेन इतना धनी नहीं था। ब्रिटेन दुनिया का बहुत ही गरीब तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन फाइनेंशियली इतना मजबूत भी नहीं था। वहाँ के अधिकारी लोग भारत के नवाबों के लाइफ स्टाइल से काफी प्रभावित थे और उनको भी ये लगता था कि उनकी जीवन शैली भी यदि भारतीय नवाबों की तरह हो तो काफी अच्छा हो। इसलिए पलासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव जब लौटा, इसमें एक आंकड़ा दिया है कि जो भी कंपनी ऑफिशियल यहाँ आते थे वो काफी पैसा लेकर के इंग्लैंड लौटते थे। रॉबर्ट क्लाइव जब भारत से लौटा तो उसके पास 401,102 पाउंड, इतना 4 लाख पाउंड करीब पाउंड स्टर्लिंग पैसा लेके यहाँ से लौटा। और जब वह ब्रिटेन लौटा तो इतना धन रखने के एवज में उस पर मुकदमा चलाया गया, क्रॉस एग्जामिन किया गया रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन में कि आपने इतना पैसा कहाँ से कमाया। तो उनके अलावा अंत में इस मुकदमे से घबरा करके जब उस पर उसको सजा होने की बात आई तो 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर दिया। और भी जो ब्रिटेन के भारत से जो लौटे थे ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी लोग, वो काफी धन संपत्ति लेके लौटे थे और ब्रिटेन में जाके वह भी उसी तरह के लाइफ स्टाइल से रहते थे जैसा लाइफ स्टाइल भारत के नवाबों का था। तो ब्रिटेन में ऐसे कंपनी के अधिकारियों को जो भारत से प्रचुर मात्रा में धन कमा के गए थे और अपना लाइफ स्टाइल भारतीय राजा महाराजाओं और नवाबों की तरह रखा था, वैसे ही लोगों को ब्रिटेन में नबोब्स कहा जाता था। वही है कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबोब्स। कंपनी के अधिकारी जो है वो इतना धन कमाए भारत में कि वो नवाब। अगला इसमें है एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल। कंपनी के शासन का विस्तार कैसे हुआ। 1757 से शुरू करके 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बहुत सारे राज्यों को जीता।
पहले तो बंगाल को जीता, उसके बाद सिखों के साथ युद्ध हुआ, मराठों के साथ युद्ध हुआ, मैसूर के साथ युद्ध हुआ। पहले भी हम बताए हैं कि मुगल डायनेस्टी के बाद भारत, संपूर्ण भारत का शासन एक मुगल के हाथों में अब नहीं था, बल्कि अलग अलग रीजनल पावर्स हो गए थे, जिसमें मराठा, सिख, राजस्थान के राजपूत, कश्मीर के शाह डायनेस्टी के लोग, मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये सब रीजनल पावर हो गए। वे लोग अपने अपने क्षेत्र में शासन चलाते थे। तो 1757 में बंगाल को जीतने के बाद, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने बाकी जो राजा महाराजा और नवाब जो अभी तक इंडिपेंडेंट थे, उनको भी जीतने का प्रयास किया। और इसके लिए जो एक पॉलिसी लाई, उसे सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता है, सहायक संधि। ये सहायक संधि क्या थी कि जितने भी राजा और नवाब थे ब्रिटिश कंपनी में, जो अभी तक ब्रिटिश के अधीन नहीं थे, वैसे राजाओं और नवाबों को ब्रिटिश ने ये ऑफर दिया, उनके साथ हुआ सब्सिडियरी अलायंस किया। According to the term of this alliance, the company forces were deployed from the security of the state. The state was not allowed to have its independent armed force and had to pay the company for the upkeep of subsidiary forces. If the state failed to make the payment, part of territory was taken over by the company as a penalty. अब ऐसे राज्यों को मिलाने के लिए यह सहायक संधि किया गया कि इस संधि के अनुसार उस राज्य के सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, और वह राज्य अपनी सेना नहीं रख सकता था, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी सुरक्षा करती थी। और इसके बदले में उस राजा और नवाब को ब्रिटिश कंपनी को एक निश्चित अमाउंट देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। और जो राज्य यह निश्चित अमाउंट देने में असमर्थ होता था, नहीं दे पाता था, तो दंड स्वरूप उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। दिस वाज कॉल्ड द सब्सिडियरी अलायंस। और इफ द स्टेट ओवर पेमेंट पार्ट ऑफ द टेकन ओवर बाय कंपनी इन 1801, द नवाब ऑफ अवध हैड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी। और इसका परिणाम हुआ कि 1801 में अवध के नवाब ने अपना आधा क्षेत्र सब्सिडियरी अलायंस के शर्तों के अनुरूप कंपनी को सौंप दिया। ठीक उसी तरह हैदराबाद का जो निजाम थे, जो राजा थे, उनके भी राज्य का कुछ हिस्सा सब्सिडियरी अलायंस के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। अगला जो टॉपिक है, द टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर का शेर जिसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान। मैसूर राज्य साउथ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट और रिचेस्ट राज्य था, और मैसूर का राज्य राजा नवाब हैदर अली ब्रिटिश को पसंद नहीं करता था। वह नहीं चाहता था कि ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी भारत में काम करे। इसके अलावा, इसके बजाय वह फ्रेंच कंपनी को ज्यादा तरजीह देता था, क्योंकि फ्रेंच कंपनी भारत पर अधिकार स्थापित नहीं करना चाहती थी, जबकि ब्रिटिश कंपनी भारत पर अधिकार स्थापित करना चाहती थी। इसलिए हैदर अली ने ब्रिटिश कंपनी को अपने, उसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टम, मैसूर राज्य की राजधानी, which has been powerful rulers like हैदर अली 1761 से 1782 तक, और उसके बाद उसका सन टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक। The kingdom of Mysore controlled the spice trade on Malabar coast. मालाबार कोस्ट से जितने भी मसालों के व्यापार होते थे, उन सभी पर मैसूर राज्य का कंट्रोल था, और ब्रिटिश जहाजों को वहां टैक्स देना पड़ता था। इसलिए ब्रिटिश कंपनी यह चाहती थी कि मैसूर को ब्रिटिश में मिला लिया जाए। इस टॉपिक्स को पूरे पढ़ेंगे। टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ संधि की, फ्रांसीसी आर्मी के साथ, जैसा हमने आपको बताया है, और फ्रांसीसी सेना की मदद से एक मॉडर्न आर्मी का गठन टीपू सुल्तान ने किया, ताकि ब्रिटिश आर्मी को डिफीट किया जा सके। और उन दोनों के बीच 1767 से 1769 तक फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर ये लड़ा गया हैदर अली और ब्रिटिश के बीच, और दूसरा बैटल 1790 से 92 और 1799 तक, यानी 2 युद्ध हैदर अली के साथ और 2 युद्ध टीपू सुल्तान के साथ लड़े गए।
और 1799 में श्रीरंगपट्टम के युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और मारा गया, और इस तरह मैसूर राज्य पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार